एनसीईआरटी का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है तंतु से वस्त्र तक। पहला प्रश्न है धागा यानी धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ये दिए गए हैं, इसमें हमें गलत देखना है। तो पहला है रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। बिल्कुल ये सही है, ये हमारा सही है। देखिए जैसा कि आपको बताया रुई जो है ये कपास, ये जो रुई है ये कपास और जूट जैसे तंतु से प्राप्त किए जाते हैं। कपास रुई जो है ये कपास के पौधे से और जूट पाटसन यानी पटुआ के पौधों से। और जो भी है ये जूट नारियल का बाहरी आवरण है, ये हमारा गलत जाएगा, यानी इसमें ये हमारा सही है। तीसरा है रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। बिल्कुल सही है। रेशम कीट ये शहतूत के पौधे पे पाए जाते हैं। रेशम कीट इन्हें कहते हैं बॉम्बेक्स मोराई। और जो कोकून से खींचा जाता है, बोला गया मतलब जो इससे रेशम पे जो कीट बनते हैं, कीट से जो छोटे छोटे कोकून बनते हैं, कोकून के ऊपर एक मकड़ी जैसे जाल बनाती है, ऐसे जालनुमा संरचना बनती है, उन्हीं से रेशम खींचा जाता है। और डी हमारा है ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। ऊन ये हमारे जैसे भेड़ हो गए, कई प्रजाति की बकरियां हैं जिनसे ऊन प्राप्त किए जाते हैं, यौक हैं, तो इससे ऊन होता है। तो ये भी जंतु से। और रेशम आपको बताया गया कि ये पौधे यानी शहतूत के पौधे पे, लेकिन शहतूत के पौधे पे कीट, तो कीट क्या है, जंतु है। तो इसमें हमारा ए सी और डी ये सही है, गलत हमारा बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 4 प्रकार के तंतु दिए हैं। फ्लैक्स है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है और रेशम है। इनमें बताना है कि संश्लेषित तंतु कौन से हैं। संश्लेषित तंतु पूछा गया है जिसे हम प्राकृतिक रूप से नहीं, जिन्हें कृत्रिम रूप से अपने आप तैयार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संश्लेषित। तो देखिए इसमें पॉलिस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक, यानी 2, 3, 4 ये हमारे कौन से हैं, संश्लेषित हैं। तो देखिए किसमें बी है, 2, 3, 4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें चौथे चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने। वस्तुओं के समूह बनाना, जिसमें है ऑक्सीजन। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सिरका, तीसरा है मिट्टी का तेल और चौथा है नींबू का रस। और इसमें बताना है जो ऊपर दिए गए हैं इतने ऑप्शन, इनमें बताना है उपयुक्त में से कौन से जल में विलय हैं। जल में विलय हैं। तो देखिए जो हमारा ऑक्सीजन है जल में विलय है। दूसरा कौन सा है, सिरका, सिरका भी जल में विलय है। नींबू का रस भी, लेकिन ये जो मिट्टी का तेल है ये जल में विलय नहीं है। जब हम इसे जल में डालेंगे तो ये ऊपर क्या है, तैरता रहता है। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें भी विचार करना है। पहला है हाथ की हथेली, दूसरा दिया है तेल लगा कागज, तीसरा दिया है गत्ते का डिब्बा और चौथा जो दिया है वो है कांच। अब इनमें बताना क्या है, पारभासी है। उपयुक्त में से कौन सा पारभासी है। तो पहले देखिए समझते हैं हम। इसमें जो हाथ की हथेली, कागज का तेल, तो एक हमारा होता है पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभासी। तो पारदर्शी वो होता है जिससे हम पारदर्शी मतलब किसी भी वस्तु के उस पार साफ साफ देख सके, वो क्या है, पारदर्शी। और जिससे ना देख सके वो क्या है, अपारदर्शी। और जिससे दिखाई तो दे लेकिन साफ क्लियर ना दिखाई दे, वो क्या है, पारभासी। तो देखिए हाथ की हथेली, हाथ की हथेली जब हम ऐसे करके देखते हैं तो दिखाई तो देता है, क्योंकि उंगलियों के बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो दिखाई देता है, लेकिन कैसा, धुंधला दिखाई देता है। तो ये क्या है, पारभासी, पहला हो गया। और दूसरा तेल लगा कागज, इसमें भी जब हम तेल लगा देते हैं तो बीच में हमारे फैट जमा हो जाते हैं थोड़े थोड़े, तो उससे भी दिखाई देगा लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो एक और दूसरा ये हमारा पारभासी हो गया। और जो गत्ते का डिब्बा है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। और कांच से तो इस पार से उस पार, यानी ये गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी है, कांच पारदर्शी है। और ये हाथ की हथेली तेल लगा कागज, 1 और 2 इसमें सही जाएगा। ये हमारा कौन सा है, पारभासी। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। ये भी हमारा 5वां चैप्टर है। इसमें है पदार्थों का पृथक्करण, यानी पदार्थों का पृथक्करण किस प्रकार करते हैं। इसमें से जो बनते हुए प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है
उन्हें देखते हैं। पहला है पदार्थों का पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखना है, विचार करना है। तो पहला है निष्पावन, दूसरा है निस्तारण, तीसरा है निस्यंदन। पहले हम देखते हैं निष्पावन क्या है। निष्पावन, निस और पावन अलग कर दीजिए, मतलब पावन हवा और निस हवा के द्वारा अलग करना। यानी जैसे कोई हल्की चीज है और कोई भारी चीज है, उसको जब हवा के सामने रखते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं में हल्का फुल्का भूसा, तो गेहूं का वजन ज्यादा होता है, भूसे का कम होता है। तो जब निष्पावन के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जब हम हवा के सामने ले जाएंगे तो जो हल्की पत्तियां हैं वो चली जाएंगी और गेहूं के पास में गिर जाएगा। निस्तारण, निस्तारण को समझते हैं। इसमें निस्तारण क्या है। निस्तारण है किसी पानी में कोई ठोस, जैसे रेत है, जब हम उसको रख दें, उसके बाद जब वो रखा रहेगा तो जो बालू है, मिट्टी के कंकड़ है, वो नीचे बैठ जाएंगे और उसके बाद पानी क्या है, ऊपर हो जाएगा। तो इस विधि को जो हम बोलेंगे ये तो अवसादन है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम जब उसे नीचे गिराएंगे तो जो भारी पदार्थ नीचे बैठे रहेंगे और पानी अलग हो जाएंगे। ये क्या है, निस्तारण है। और तीसरा क्या है, निस्यंदन, यानी फिल्टर करना। किसी कागज या छन्नी चलिए इसके द्वारा हम पृथक करते हैं। अब इसमें क्या है, उपयुक्त में से कौन से पृथक्करण की विधि है। तो इसमें तो तीनों है, 1 2 3 तीनों हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत देखना है। तो पहला है किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। बिल्कुल सही है। चालन क्या है, चलनी, यानी जब हम ऐसे ही देखिए गेहूं का आटा चालते हैं तो जो भी हल्के हैं अमाप में छोटे हैं नीचे गिर जाएंगे, जो बड़े हैं ऊपर आ जाएंगे। सही है। निस्यंदन, ये भी सही है। फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर करना। चलिए दूसरा देखते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा ये बिल्कुल गलत। देखिए अवसादन मतलब रेत और नीचे जल भारी कण तली में बैठ जाएंगे, बिल्कुल सही है। ये अवसादन विधि है, ये भी सही है। लेकिन जब हम उसको उड़ेलेंगे तो वो निस्तारण है, अवसादन विधि नहीं है। तो इसमें हमारा गलत डी सही है। यहाँ तक तो सही है अवसादन विधि तक, लेकिन इसके बाद जो हम पानी उड़ेलते हैं और कंकड़ नीचे बैठते हैं उसको अवसादन नहीं, निस्तारण बोलते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। द्रव तथा उसमें आबिले पदार्थों के अवयवों के निस्यंदन की विधि द्वारा, जी बिल्कुल ये भी सही है। और अगला है वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है, जी, और इस विधि को वाष्पन विधि कहते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है जिस विलय में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाएंगे। मतलब उस विलय में कोई पदार्थ घोलते जा रहे, एक सीमा ऐसी आ रही है जब घुलना बंद हो जा रहा है, तो वो क्या कहा जाएगा, संतृप्त विलयन। क्या होगा, संतृप्त विलयन। देखिए चौथा प्रश्न, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। जब विलयन को गर्म करेंगे तो उसकी विलयता बढ़ जाएगी। जैसे किसी पदार्थ के विलयन को, पदार्थ का विलयन है, जब उसे गर्म कर देंगे, जैसे चीनी और पानी गर्म कर देंगे तो उसकी विलयता क्या होगी, बढ़ जाएगी, जल्दी घुल जाएगा चीनी। ये सही है। चलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट था। आप कमेंट में बताइए आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। और आपके समक्ष मैं अभी साइंस के लेकर आ रही हूँ और भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊंगी।